हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य का इतिहास एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य के विषय में, अर्थात गुप्तकालीन इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे, और वो भी एक ट्रिक के द्वारा जानेंगे दोस्तों। इससे हम याद कर सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य पर किन शासकों ने शासन किया और किसके बाद इनका जो क्रम है वह आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। मुझे यकीन है कि आप उसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो इसलिए आइए दोस्तों वो ट्रिक देखते हैं जिससे गुप्त साम्राज्य के शासक आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो वो ट्रिक है दोस्तों, श्रीगंगा घाट पर चंदासी चमक स्वीटी की। श्रीगंगा घाट पर चंदासी चमक स्वीटी की। किसी का नाम स्वीटी है तो वो फील ना करे। ये याद करने के लिए दोस्तों, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस शासक के बाद कौन सा आया, उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो इससे आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। बस एक लाइन याद रखनी है आपको कि श्री गंगा घाट पर चंदासी चमक स्वीटी की। तो इससे क्या याद हो जाएगा दोस्तों, इससे सभी इसके गुप्त जो साम्राज्य है इसके शासक याद हो जाएंगे आपको। देखिए ऐसे, श्री गंगा से क्या हो गया दोस्तों, श्री गंगा से श्रीगुप्त, जिसने 240 से में स्थापना की थी गुप्त साम्राज्य की, या गुप्त वंश की नींव डालता है। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी का शासनकाल था दोस्तों। घाट से क्या हो गया, घाट से हो गया घटोत्कच। चंदा से चंद्रगुप्त प्रथम, सी से समुद्रगुप्त, च से चंद्रगुप्त द्वितीय, और क से कुमार गुप्त हो जाएगा दोस्तों, और स से फिर सकंद गुप्त हो जाएगा आगे, और वी से अंतिम जो शासक है वह विष्णुगुप्त है। वह क्या है दोस्तों, वह विष्णुगुप्त है अंतिम शासक। तो इस ट्रिक के द्वारा आपको क्या याद हुआ, जो गुप्तकालीन शासक है उनका क्रम याद हो गया कि श्रीगुप्त ने स्थापना की, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था, उसका पुत्र कौन था। तो श्रीगुप्त के बाद उनका जो पुत्र है घटोत्कच, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और गुप्त संवत की स्थापना या शुरुआत की 320 ईस्वी में, और समुद्रगुप्त जिसने विक्रमांक कविराज एवं अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल सकते हैं आप इन्हें। इसके बाद में इनके पुत्र कुमार गुप्त जो गद्दी पर बैठते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जो उस समय का महान विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड बोल सकते हैं उस समय का आप नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसे 1200 ईस्वी के समथिंग में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवा दिया था, बोले तो जलवा दिया था। और ये बहुत बड़ा विनाश था भारत में दोस्तों संस्कृति का। और सकंद जो गुप्त है कुमार गुप्त के बाद आते हैं, इनके पुत्र ये क्या है, जो इनके पुत्र हैं सकंद गुप्त, ये सुदर्शन झील की मुरम्मत कराते हैं या उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं, और इन्हीं के समय दोस्तों हुनों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। और जो अंतिम शासक है गुप्त शासक, वो कौन है दोस्तों, वो विष्णुगुप्त है। इनके विषय में 510 ईस्वी के समथिंग दिया हुआ है इनका शासनकाल है जो। तो इस ट्रिक के द्वारा हमें शासन और जो शासक हैं उनका आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना। जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना है वह 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट, कहाँ के निकट दोस्तों, इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ इसका जो उदय है गुप्त साम्राज्य का। और इनकी जो राजकीय भाषा है गुप्त शासकों की, जो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, राजकीय जो भाषा है वह संस्कृत थी, जिसमें इनके शासनकाल में गुप्तों के में जो कालिदास थे, महर्षि चरक थे, वाघभट्ट थे, ऐसे जो इनके राजकीय कवियों में या दरबारियों में इनका नाम शामिल है। तो संस्थापक है दोस्तों गुप्त साम्राज्य का श्रीगुप्त, जो 240 ईस्वी में स्थापना करता है और 280 तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद में घटोत्कच आता है दोस्तों, जो 280 से 320 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल है, और जो महाराज की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि ग्रहण करता है दोस्तों, महाराज की उपाधि ग्रहण करता है। इसके
आगे चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का उत्तराधिकारी बनता है, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। घटोत्कच ने दोस्तों महाराज की उपाधि धारण की, और जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। 320 ईस्वी में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। कब की दोस्तों? 26 फरवरी 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। जैसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, वैसे ही चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की 26 फरवरी 320 ईस्वी में। अब आता है दोस्तों इनका जो विवाह है चंद्रगुप्त, यह है लक्ष्मी राजकुमारी। उन दोस्तों लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं, जिनसे इन्हें समुद्रगुप्त पुत्र की प्राप्ति होती है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो समुद्रगुप्त है वह क्या था दोस्तों? वह नेपोलियन की भांति वीर, साहसी एवं निर्भीक व्यक्ति था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया था। इन्हीं विजयों के कारण, यानी इन्हीं विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। परंतु जो समुद्रगुप्त है वह नेपोलियन से कई मायनों में बहुत आगे था, क्योंकि उसने नेपोलियन की भांति ना तो कभी ट्राफलगर और वाटरलू के जैसे पराजय का सामना करना पड़ा, और न ही उसे आजीवन कारावास का दंड मिला। इसलिए समुद्रगुप्त महान शासक थे एवं सम्राट कह सकते हैं आप। समुद्रगुप्त ने सर्वराजोच्छेदता की उपाधि धारण की। तो ये उपाधियां हैं दोस्तों कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की। तो इन्होंने सर्वराजोच्छेदता की उपाधि धारण की। यह विष्णु के उपासक थे। जो सभी जो ये गुप्त शासक है ना दोस्तों, ये विष्णु के उपासक थे। और इनका जो राजकीय चिन्ह था ना, वो गरुड़ था, जिसे आप विष्णु का वाहन भी बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की, और विक्रमंक की उपाधि भी धारण की, एवं कविराज की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। इसके बाद में आता है समुद्रगुप्त है ना, वह संगीत प्रेमी था। क्या था दोस्तों? उसे संगीत का बहुत शौक था। उसके जो सिक्के हैं उन पर आप उसे वीणा वादन करते हुए देख सकते हैं, या वीणा वादन करते हुए उनको दिखाया गया है। ऐसा कौन सा गुप्त सम्राट है जिसे उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, या वीणा के साथ दिखाया गया है? तो वह कौन है दोस्तों? वह समुद्रगुप्त है। अब आता है समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था दोस्तों, हरिसेन, जिसने क्या किया? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। किसकी रचना की? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जिसका शासनकाल रहता है 380 से 414 ईस्वी। और जो इसने उपाधियां धारण की उनका हम यहाँ पे पढ़ते हैं। विक्रमादित्य की, परम भागवत की, एवं सकारी मतलब शकों का शासन करने वध करने वाला है जो, वह सकारी। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की और परम भागवत की भी दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, वो है चंद्रगुप्त ने महरौली के निकट एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये लौह स्तंभ की ना एक खासियत है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, कि यह एक तो 23 फुट ऊंचा है, और यह अभी तक इस पर जंग नहीं लगा है। क्या इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है? देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली के निकट अर्थात दिल्ली के पास है ये लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, और आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। और ये इसीलिए आप बोल सकते हैं कि गुप्त काल की धातु कला का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है ना, वह क्या है दोस्तों? वह महरौली का लौह स्तंभ है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आता है। कौन आता है दोस्तों? फाहियान भारत आता है, जिसने फो को की एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी दोस्तों? फो को की। ये हो गया दोस्तों। अब आता है दोस्तों इसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद में द्वितीय के बाद में आएगा, चंद्रगुप्त के बाद में आता है दोस्तों, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, तो अब कुमारगुप्त आता है दोस्तों। कौन आता है? कुमारगुप्त ने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की दोस्तों?
कुमारादित्य की। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। इसे बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के समथिंग में जला दिया था। और गुप्त वंश में 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं दोस्तों, जिनके नाम हैं समुद्रगुप्त और दूसरा है कुमारगुप्त। इनके बाद में आता है सकंदगुप्त, जिसका जो शासनकाल है दोस्तों 455 ईस्वी से 467 ईस्वी है। और इन्होंने इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों, इन्होंने सुदर्शन झील पर जो गिरनार पर्वत पर स्थित है उसका पुनः उद्धार करवाया, मतलब उसकी मरम्मत करवाई। और सकंदगुप्त के समय ही हुणों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गुप्त शासक के समय हुणों के आक्रमण प्रारंभ हुए थे, तो आप बोल सकते हैं कि सकंदगुप्त के समय हुणों के आक्रमण प्रारंभ हुए थे। और जो हुणों की स्थापना है, हुण की स्थापना, वंश की स्थापना वह किसने की थी? वह तोरमान ने करी थी दोस्तों। और जो अंतिम गुप्त शासक है वह विष्णुगुप्त था। कौन था दोस्तों? वह विष्णुगुप्त था, अंतिम गुप्त शासक। तो एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने दोस्तों पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक हैं उनका क्रम है, आप कैसे याद कर सकते हैं? वो आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा कि श्री गंगा घाट पर चंदासी चमक स्वीटी की। श्री गंगा से हो गया श्रीगुप्त, घाट से घटोत्कच, चंदा से हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, सी से हो गया समुद्रगुप्त, च से हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, मैं साइलेंट है, कैसे कुमारगुप्त, और स से दोस्तों यहाँ पे देखिए स से हो जाएगा स्कंदगुप्त, और वी से हो जाएगा विष्णुगुप्त, जो अंतिम गुप्त शासक था। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। श्रीगुप्त ने स्थापना की 240 ईस्वी में। राज्य की भाषा संस्कृत थी। इसके बाद में इनका जो उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की दोस्तों। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जो महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करता है। घटोत्कच तो महाराज की उपाधि धारण करता है, और जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और गुप्त संवत की शुरुआत करता है 320 ईस्वी में। और इसका जो विवाह है वो लिच्छवी राजकुमारी से होता है। लिच्छवी जो राजकुमारी है कुमार देवी से होता है, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ये भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो विजय है ना, युद्धों में जो विजय के कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त है दोस्तों, वो है सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण करता है, और विष्णु का उपासक था। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करता है, और विक्रमांकी, इसकी दोस्तों विक्रमांकी उपाधि धारण करता है, एवं कविराज की उपाधि भी ये ग्रहण करता है दोस्तों। इसके बाद में हमने पढ़ा जो समुद्रगुप्त है वह संगीत प्रेमी था। उसे अपने सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था दोस्तों, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोस्तों इसके बाद में चंद्रगुप्त है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 से 414 ईस्वी में शासन करता है, और यह उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की, परम भागवत की एवं शकारी की। इसने महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया, जिस पर आज तक जर नहीं लगा है, यानी जंग नहीं लगा है। और इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आता है, जिसकी बुक का नाम है फोको की। और इसके बाद में कुमारगुप्त आता है दोस्तों, जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की एवं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और अश्वमेध यज्ञ करवाए। सकंदगुप्त ने सुदर्शन झील पर पुनः निर्माण करवाया, उसका पुनः उद्धार करवाया, और उसके समय हुणों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। और अंतिम जो शासक है वह दोस्तों विष्णुगुप्त था। कौन था दोस्तों? विष्णुगुप्त था। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य के विषय में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।